हेलो दोस्तों, हीट स्टोरी में आपका स्वागत है। बहुत गर्मी की वजह से मैं कमरे की बजाय खुली छत पर सोने के लिए अपनी चारपाई डालकर लेट गया। यहाँ बहुत गर्मी थी और ऐसा लगता था जैसे गर्मी से मेरा दम घुट जाएगा। मैं उस वक्त को सोच रहा था जब मैं अपना घर छोड़कर बाबा के साथ यहाँ इस शहर में चला आया था। मुझे अपनी जगह लेटे काफ़ी देर गुजर गई थी। मेरी आंखें से नींद कोसों दूर थी। मैं बस इधर-उधर करवटें बदल रहा था कि अचानक ही मुझे दर्दनाक चीखें सुनाई दी और मैं घबराकर उठ बैठा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी तकलीफ में चीख रहा हो। मैंने इधर-उधर निगाह दौड़ाई लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। आज तो पत्ते भी हिलने से इनकार कर चुके थे। जिसकी आवाज़ बहुत हल्की सुनाई दी थी और जब दोबारा आवाज़ ना आई तो मुझे लगा कि शायद मुझे वहम हो गया है। यह गर्मी ने मुझे पागल कर दिया है। आधी रात को इंसान को ऐसे ही ख्याल आते हैं और मैं तो पहली बार इस खुली छत पर सो रहा था। लेकिन कुछ ही देर में दोबारा वही दर्दनाक चीखों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मुझे यकीन हो गया कि यह मेरा वहम नहीं है बल्कि वाकई में कोई दर्द से चिल्ला रहा है। लेकिन कौन? और जब मैंने इस धीमी-धीमी आवाज़ का एहसास किया तो मुझे पता चला कि आवाज़ हमारे पड़ोस वाले घर से आ रही है। मैं अच्छी तरह जानता था कि इस घर में कौन लोग रहते हैं, लेकिन रात के इस पहर उनके घर से इस तरह की आवाज़ आना अजीब बात थी। मैं घबरा गया कि कहीं वह लोग किसी परेशानी में ना हों, लेकिन मेरा उनसे इतना ज़्यादा वास्ता नहीं था। मैं मुँह उठाकर रात की इसी पहर में उनके घर में चला जाता। कुछ देर तक चीखे को सिलसिला यूं ही चला और मैं बेचैनी से यहाँ-वहाँ टहल रहा था। फिर 1 घंटे बाद यह सिलसिला बंद हुआ तो मुझे नींद आ गई। लेकिन अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो यह बात मेरे दिमाग में किसी हिस्से में बैठ गई थी कि रात पड़ोसन वाले घर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा था जो गलत था। लेकिन मैं यह बात किससे पूछता और ऐसा क्या करता जिससे मुझे पता चलता कि पड़ोस वाले घर से रात को चीखे की आवाज़ क्यों आ रही थी। मैं इन्हीं सोचों में उलझा हुआ था कि बाबा ने मुझे समझा दिया कि जब तक हम शहर में हैं मुझे यहीं नौकरी करनी है और मुझे नौकरी ढूंढनी शुरू कर देनी चाहिए। मैंने बाबा के आगे सच्चे बेटे की तरह सिर झुका लिया और इसी दिन से नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन नौकरी मिलना इतना आसान तो नहीं था। मैं जानता था कि मुझे रोज कई जूते घिसने थे। बाबा चाहते तो किसी अच्छी कंपनी में मेरी सिफारिश भी कर सकते थे, लेकिन मेरे बाबा बहुत ही ईमानदार और रसूल के पक्के थे। वह सिफारिश कामों के सख्त खिलाफ थे और चाहते थे कि मैं अपनी मेहनत से ज़िंदगी में आगे बढ़ूं। बाबा ने बचपन से ही हमें ऐसी सीख दी थी, इसलिए हमें भी बाबा की पोस्ट का फ़ायदा उठाने की आदत बिल्कुल नहीं थी। सारा दिन धूप गर्मी में नौकरी के लिए परेशान होकर मैं शाम को घर लौट रहा था कि तभी मैंने पड़ोस वाले लोगों के उनके घर से बाहर निकलते देखा। वह दोनों ही किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे और ऐसा नहीं लग रहा था जैसे रात के वक्त उनके घर में कुछ हुआ हो। इस बात ने मुझे बहुत हैरान कर दिया था। इतना तो मैं जानता था कि यह चीखें उन्हीं के घर से आ रही थी और इसी बुढ़ी की थी जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद था। मगर इसके चेहरे पर ना ही तकलीफ के असर थे और ना ही किसी गड़बड़ का कोई असर। तो फिर आधी रात को उसे क्या हुआ था? वह दोनों पति पत्नी तो मेरे लिए अजीब बनते जा रहे थे। मैं थका हारा घर में दाखिल हुआ तो हमेशा की तरह लाइट नहीं थी और गर्मी से मेरी जान जा रही थी। मैंने जैसे तैसे खाना खाया और 11 बजे ही छत पर जाकर लेट गया। लेकिन आज फिर उन चीखों की आवाज़ों ने मेरा सुकून बर्बाद कर डाला। मुझे बेचैनी हो रही थी। पता नहीं ये क्या माजरा था जो उनकी चीख सुनाई दे रही थी, जबकि शाम तो वह बिल्कुल अच्छे खासे नजर आ रहे थे। किस्मत भी उन्होंने क्या खूब पाई थी। उम्र के इस हिसाब में आकर भी वह ना सिर्फ तंदुरुस्त थे बल्कि बीवी भी उन्हें बहुत ही हसीन और कम उम्र की मिली थी। ऐसी बीवी तो जवान मर्दों को भी जल्दी नहीं मिलती। जब से मुझे यह पता चला कि 22 साल की लड़की 70 साल के बूढ़े की बीवी है, मुझे इस लड़की की किस्मत पर बहुत ही दुख होता था और उसकी किस्मत पर तरस आता था। वह लड़की तो किसी जवान और खूबसूरत इंसान के डील करती थी, लेकिन पता नहीं कैसे हालात ने उसे इस बुढ़े के साथ जोड़ दिया था।
कभी कभी वह बहुत ही खामोश और गुमसुम सी दिखाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे किसी परेशानी में हो या फिर बहुत ही मुश्किल से अपनी जिंदगी की गाड़ी घसीट रही हो। मैं जब भी उसे उदास और गुमसुम देखता तो सोचता कि इससे पूछ लो कि आखिर इसने क्या देखकर इस बुढ़े से शादी की थी, लेकिन फिर भी यह सोचकर खामोश हो जाता कि यह उनका निजी मामला है। क्या पता उसने दौलत के लिए ऐसा किया हो या फिर मोहब्बत में। जो भी था, मैं कौन होता उनके निजी मामले में दखल अंदाजी करने वाला। लेकिन अब इस बूढ़े की चीखे की आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। मैं सच में परेशान हो गया था कि इस बूढ़े को आधी रात को क्या मसला हो जाता है जो इस तरह से चीखता चिल्लाता है। ऐसा लगता था कोई इसके साथ जबरदस्ती कर रहा हो और वह दर्द से तड़प रहा हो। लेकिन उनके घर में उन दोनों मियाँ बीवी के सिवा और था ही कौन जो इस बुढ़े को कोई तकलीफ पहुंचाता। वह लड़की तो खुद इसके आगे सिर झुकाए खामोश रहती थी। वह रात भी मैंने ऐसे ही सोते जागते गुजार दी। आने वाली 2-4 रातें यह तमाशा ऐसे ही जारी रहा, और जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हुआ तो मैंने सोचा इस रात से पर्दा उठाकर ही रहूंगा कि आखिर यह बुढ़ा आधी रात को ठीक किस वजह से चीखता है। उसे क्या तकलीफ है, जबकि मजबूर तो बेचारी उसकी बीवी है। और यही सोचकर मैंने चुपके से उनके घर जाने का फैसला कर लिया। मैं भी वैसे भी मैं उम्र के जिस हिस्से में था वहाँ अक्सर लड़के एडवेंचर होते थे, और मुझे यह काम भी कोई एडवेंचर जैसा ही लग रहा था। जिस हम जगह में रहते थे यह झुग्गी जैसा इलाका था, और यहाँ तकरीबन सारे ही लोग गरीब रहते थे। सबकी छतें आपस में मिली हुई थी। यह कोई 5वीं या 6ठी रात थी जब मैं खामोशी से अपनी छत लांघकर उनकी छत पर गया और दबे पांव सीढ़ियां उतरकर घर के अंदर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, सामने का मंजर देखकर मेरे हाथ पांव कांपने लगे, और ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसकी हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 22 साल की लड़की, यह लड़की सब कुछ कर सकती है। इसमें तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। और जो कुछ वहां हुआ था वह बताते हुए मैं शर्म से जमीन में गिरने लगा था। एक बीवी कैसे अपने ही पति के साथ यह कर सकती है, यह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस रात वह क्या हुआ था। मेरा नाम सागर है। मेरे बाबा एक सरकारी अफसर हैं, और कुछ न कुछ वक्त में उनका बदलता होता रहता है। इस बार भी बाबा का बदलाव हुआ तो हम अहमदाबाद पहुंच गए। नई जगह, नए लोग और नया घर। मैं उन सब चीजों से परेशान हो चुका था। मैं एक लड़का था और मेरे लिए अपने दोस्तों को छोड़कर बार बार जगह बदलना बहुत ही मुश्किल काम था। उस घर में आकर सिवाय दीवारों को ताकने के और कुछ नहीं था मेरे पास। मम्मी सारा दिन मुझे घर के कामों में लगाकर रखती थी, क्योंकि सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था। रात को जब मैं थक हार कर कमरे में आता तो मुझे नींद ही नहीं आती। हर बार ऐसा ही होता, हमें अपना स्कूल और दोस्त सब कुछ छोड़ना पड़ता था। शुक्र था कि इस बार मैं अपना ग्रेजुएट कंप्लीट करके यहाँ आया था, वरना फिर मुझे नए सिरे से एडमिशन लेना पड़ता। हमें यहाँ आए 4-5 दिन ही गुजरे थे। आसपास के लोग बिल्कुल अनजान थे। मेरा कमरा छत पर था। रात के वक्त छत पर खड़े होकर मैं गली के नज़ारे देख लिया करता। आसपास के घरों में झांकने का मुझे कोई शौक नहीं था, और न ही ऐसी मेरी तबीयत थी। लेकिन जब से मैं आया था, अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों को देखकर कुछ हैरान था। मेरे पड़ोस वाले घर में एक 22 साल की तकरीबन लड़की 70 या 80 साल के आदमी के साथ रहती थी। मेरे ख्याल में वह बाप बेटी थे जो शायद तनहा जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन रात के वक्त वह दोनों जिस तरह अपनी गाड़ी से उतरते थे तो मैं उनको देखकर, अंदाजा को देखकर हैरान रह जाता। वह 22 साल की लड़की जिस तरह उस 70 साल के मर्द के हाथ पकड़कर घर में दाखिल होती, तो वह बाप बेटी नहीं है। और यह बात मुझे परेशान कर रही थी। मैंने आज तक किसी बाप बेटी के बीच इस कदर इतनी करीबी नहीं देखी थी, और उनकी उम्र के बीच इतना फर्क था कि मैं किसी और रिश्ते के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मुझे सवेरे सवेरे वॉक करने का आदत थी। जब मैं वॉक करने के लिए निकलता और करीब ही पार्क जाता तो वह दोनों भी मुझे वहां वॉक करते दिखाई देते। लेकिन आपस में ही वह इस कदर मगन होते कि मैं कभी उनसे बात ही नहीं कर पाता था। उनका रिश्ता मेरे लिए एक पहेली जैसा था। बाप बेटी लगते नहीं थे,
और पति पत्नी वह हो नहीं सकते। वह लड़की कभी घबराई हुई दिखाई देती तो कभी कभी बहुत उदास। मैं अक्सर बहुत गौर से उनका चेहरा पढ़ा करता था। मेरी नज़र जब भी उन दोनों पर पड़ती तो मैं जरूर सोचता कि उनके बीच क्या रिश्ता होगा। एक हफ्ते में हमारा घर पूरी तरह से सेट हो गया तो माँ ने खुशी में हलवा बनाया और कहने लगी, जाओ पड़ोस में भी दे आओ। दिल तो मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं इतनी गर्मी में बाहर घर से बाहर निकलूं, लेकिन पड़ोस के नाम पर मैं खड़ा हो गया था। इसी बहाने से उनसे बातचीत कर सकता था और फिर मुझे पता चल जाता कि वह दोनों बाप बेटी है या नहीं, फिर उनके बीच कोई और रिश्ता है। वह लड़की भी ना जाने क्यों उदास रहती है। हलवे की प्लेट लिए मैं उनके दरवाजे पर पहुंचा। चौकीदार ने अंदर बताया तो मुझे अंदर ही बुला लिया गया। यह एक आलीशान बंगला था। बाहर से तो इतना अच्छा मालूम नहीं होता था, लेकिन अंदर से हर चीज यहाँ बहुत कीमती थी। कुछ ही देर में वह 22 साल की लड़की ड्राइंग रूम में आई। उसे देखकर मैं खड़ा हो गया। वह बहुत ही हसीन और खूबसूरत थी। उसके लंबे काले बाल कमर तक लहरा रहे थे और चेहरे पर सजी धीमी मुस्कुराहट अंधेरी रात में चांदनी की तरह मालूम हो रही थी। उसने मुझे बैठने का इशारा किया और खुद भी मेरे सामने टांग पर टांग जमाकर खूबसूरती और नजाकत के साथ बैठ गई। उसके अंदाज में आज भी कुछ ऐसा था जो मुझे चौंकाने पर मजबूर कर रहा था। मैंने उसे बताया कि मेरा नाम सागर है और मैं पड़ोस वाले घर में शिफ्ट हुआ हूँ, इसलिए मेरी माँ ने यह हलवा बनाकर भेजा है। उसने मुलाजिम को हलवे की प्लेट उठाने का इशारा किया और बताने लगी कि मेरा नाम किरण है और हम 8 महीने से इस घर में रहते हैं। उसके बोलने का तरीका बहुत ही खूबसूरत था। कोई भी जवान लड़का इस पर दिल हार सकता था और मुझे भी वह पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी। उसकी आंखों की उदासी भी उसकी खूबसूरती को बढ़ा रही थी। उससे पहले कि मैं खुद उससे कोई सवाल करता, वह 70 साल का बूढ़ा कमरे में दाखिल हुआ। मैंने उसे फौरन नमस्ते किया। वह कम से कम मेरे दादा की उम्र का था। किरण ने उस बुढ़े से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया और बताया कि वह मेरे पति है तो मुझे बुरी तरह झटका लगा था। ऐसा लगा जैसे मेरे सिर पर आसमान गिर गया हो। किरण 22 साल की कितनी जवान और खूबसूरत लड़की थी। उसका पति 70 साल का बूढ़ा कैसे हो सकता था। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं जो उनके बीच देख रहा था वह उसी रिश्ते का इशारा था और शायद यही बात थी कि किरण हर वक्त उदास नजर आती थी। बहुत मुश्किल से मैंने अपने चेहरे के अंदाज पर काबू पाया और एक झुट्टी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली। उसके चेहरे पर बड़ी उदासी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जिसे उन्हें मेरा यहाँ आने नागवार गुजरा हो और वह घूर घूर कर मुझे अपनी निगाहों के अंदर के लिए बैठे थे। उन्होंने किरण को इशारे से अंदर जाने को कह दिया था। मेरा दिल बड़ा खुश होकर आया था, लेकिन वापसी पर बहुत से सवाल मेरे दिमाग में थे। नौकर प्लेट लेकर वापस आया तो मैं प्लेट उठाकर अपने घर लौट आया, लेकिन सारा रास्ता मेरे दिमाग में किरण का खूबसूरत चेहरा घूम रहा था। ऐसे भी कौन सी मजबूरी आ पड़ी थी कि किरण ने उसे बुढ़े से शादी कर ली थी। यकीनन वह बुढ़ा किरण के साथ बहुत सख्ती करता था या फिर उसे अपनी बीवी पर भरोसा नहीं था। फिर हैरानी तो मुझे किरण पर हुई थी। वह कैसे इस शादी के लिए तैयार हो सकती है। अगर बात सिर्फ पैसे की थी तो पैसा तो वह किसी जवान मर्द से भी शादी करके भी हासिल कर सकती थी। उसे देखकर तो कोई भी जवान और अमीर मर्द उससे शादी कर लेता, लेकिन उसने बुढ़े का साथ क्यों चुना। मैं तो खुद उसे देखकर दिल हार बैठा था। जो भी था, मुझे किरण की किस्मत पर बड़ा अफसोस था। कोई भी लड़की इतनी बड़ी उम्र के मर्द से अपनी खुशी से तो कभी शादी नहीं कर सकती। मुझे यकीन था कि उसे जबरदस्ती इस बंधन में बांधा गया है। जब से मैं उनके घर से होकर आया था बहुत ज्यादा ही किरण और उस बुढ़े के बारे में सोचने लगा था। यह रिश्ता मेरे लिए किसी भी तरह स्वीकार करने वाला नहीं था। मैंने एक बात और महसूस की थी कि वह लोग मोहल्ले में ना ही किसी से मिलते जुलते थे और ना ही किसी का उनके आसपास आना जाना था। एक शाम गली की एक घमंडी औरत हमारे घर आई और माँ से मिलकर खुशी का इजहार किया और बातों बातों में कहने लगी, आपके पड़ोस वाले भी बहुत ही अजीब हैं। लगता ही नहीं है कि दोनों पति पत्नी हैं। जब यह लोग यहाँ नए आए थे
तो मैं भी उनसे मिलने के लिए गई थी, लेकिन वह बुढ़े का अजीबोगरीब रवैया देखकर तो मैं कानों को हाथ लगाने लगी। पता नहीं इसकी बीवी भी कैसे इसके साथ गुजारा करती है। मैं वहीं बैठा चाय पी रहा था, उनकी बातें मेरे कान पर पड़ी तो मैं चौंक गया। इतना तो मुझे यकीन हो गया था कि किरण इस रिश्ते में हरगिज भी खुश नहीं थी। और फिर जब मैं छत पर सोना शुरू किया तो उस बुढ़े की चीखे की आवाज़ ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। कुछ रोज उनकी चीखें सुनने के बाद मैंने एक ऐसा फैसला किया जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत ही गलत हरकत की और छत की दीवार लांघ कर उनके घर में उतर गया। मुझे क्या मालूम था कि मैं किस रास्ते पर जा रहा हूँ। मेरे फैसले ने मुझे वहां लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ मुझे हरगिज भी नहीं होना चाहिए था। मैं सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पहुंचा तो सामने ही बेडरूम था। बेडरूम का दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था। मैं दबे पाँव वहां तक पहुंच गया और फिर यह देखकर हैरान रह गया कि किरण बिस्तर पर गुमगुम सी मौजूदी थी और कमरे में कोई नहीं था। अचानक ही किरण की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह रोने लगी और मदद के लिए पुकारने लगी। मैं बिना सोचे समझे कमरे में दाखिल हो गया। किरण बिस्तर पर बैठी थी और बहुत रो रही थी। मैंने उससे पूछा, आपके पति कहाँ हैं? मैं उनकी चीखों की आवाज सुनकर यहाँ आया हूँ। सब ठीक तो है ना? लेकिन किरण तो जवाब देने की बजाय रोती चली जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे तसल्ली दूँ, कैसे उसको खामोश करूँ। पता नहीं वह किस तकलीफ में थी। आज मैंने उसे उदास और परेशान ही देखा था। उसका होलिया भी बहुत बिखरा हुआ था। वह दुपट्टा भी नहीं पहने हुए थी और गैर मर्द होने के नाते मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। मैंने अपनी नज़रों को पूरी तरह उसके बावजूद से अलग कर लिया था और उसकी तरफ नज़र उठाकर देखने से भी कतरा रहा था। कुछ देर ऐसे ही गुजरी और फिर जब किरण खामोश न हुई तो मैंने उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया और कहा, प्लीज किरण, खामोश हो जाओ और मुझे बताओ कि क्या हुआ है ताकि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। किरण एकदम से उठी और चीखती चिल्लाती हुई अपने कपड़े फाड़ने लगी। उसकी इस हरकत से मैं घबरा गया था। देखते ही देखते उसने अपने कमीज को जगह जगह से फाड़ दिया और उसका जिस्म नजर आने लगा। मैं उसे रोकने की हर हर मुमकिन कोशिश कर लिया था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे उस पर कोई भूत सवार हो गया हो। उसका होलिया पूरी तरह उजड़ गया था, लिबास फटा हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। मैंने घबराकर यहाँ वहां देखा क्योंकि उसका पति कहीं नजर नहीं आ रहा था और किरण की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। और इससे पहले कि मैं हालात को समझ पाता, किरण की मुश्किल समझ पाता, वह बुढ़ा आदमी कुछ पुलिस वाले के साथ कमरे में दाखिल हुआ और मुझे देखकर चीखते हुए कहने लगा, मेरी बीवी ने कुछ देर पहले फोन करके यही बताया था कि पड़ोस वाला लड़का उसकी इज्जत पर हमला करने के लिए घर में घुस आया है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, यही है, रंगे हाथे पकड़ा गया है और मेरी बीवी के हाल तो देखो, इसने तो मेरी इज्जत ही लूट ली है। मैं कहाँ जाऊंगा, दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा। वो खूब शोर मचा रहे थे। किरण ने बिस्तर पर पड़ी चादर उठाकर अपने ऊपर डाली और रोते हुए अपने पति से लिपट गई। पुलिस वालों ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया और मेरे हाथों में हथकड़ियां लगाने लगे। मैं तो अभी तक सारे मामले को समझ ही नहीं पाया था। उस बुढ़े ने बहुत हंगामा कर रखा था और मुझे गालियां दे रहा था। और फिर किरण ने रोते हुए पुलिस वालों से कहा कि अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बनाना चाहती और इस मामले को यही खत्म करना चाहती है। उसने अपनी इज्जत खो दी है और इसके बदले वह जुर्माने के तौर पर मुझसे 10 लाख रुपए चाहती है। किरण की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया और आहिस्ता आहिस्ता मुझे हर बात समझ में आती चली गई और मैंने अपना सिर पकड़ लिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि किरण जैसी लड़की हवस में इस कदर अंधी हो सकती है कि अपने पति को ही साथ मिलकर ऐसा घिनौना खेल रचा सकती है। पुलिस वालों ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे, क्यों भाई, तूने एक जवान लड़की की इज्जत पर हमला किया है और उसके पति की गैर मौजूदगी में इसके कमरे में पहुंच गया है। अब बात या तो जेल जाकर सालों की कैद काटेगा या फिर इसका जुर्माना पूरा करेगा। मेरी हालत तो बहुत बुरी हो चुकी थी। मैं बुरी तरह फंस चुका था और वह भी ऐसा घटिया इल्जाम
कि मैं शर्म से जमीन में गिर रहा था। मैंने पुलिस वाले को यकीन दिलाने की कोशिश की मैं बेकसूर हूँ और उन दोनों पति पत्नी ने यह बाकायदा प्लान बनाना शुरू था मुझे फंसाने के लिए। लेकिन पुलिस वाले ने कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं थे। उनके इस बयान ने मुझे हाथों पकड़ लिया। मैंने एक नज़र किरण पर डाली जो अपने पति के गले लगी हुई थी और उसका पति उसे ऐसे तसल्ली दे रहा था जैसे सच में मैंने उसकी इज्जत पर हमला कर दिया हो। जब पुलिस वालों ने मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया और मुझे मजबूरन करने लगे कि या तो मैं किरण का जुर्माना पूरा करूं या फिर जेल की चक्की पीसूं, तो मैं मजबूरन जुर्माना पूरा करने की हामी भरने ही वाला था और पुलिस वालों से कहा कि मैं अपने बाबा को बुलवाना चाहता हूँ। कुछ ही देर में मेरे बाबा मौके पर पहुंच गए और जब सारी बात उनके सामने आई तो हैरानी से मुझे देखते हुए कहने लगे, मैं हरगिज इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि मेरी औलाद ने किसी गैर की औरत की तरफ नजर डाली हो। मैं ऐसे लोगों को 1 रुपया भी नहीं दूंगा। आप मेरे बेटे को अपने साथ ले जाएं, मैं वकील को बुलाता हूँ और न सिर्फ अपने बेटे को बचा लूंगा बल्कि उन लोगों को भी जेल की सलाखों के पीछे डालूंगा। मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ बल्कि एक बहुत बड़ा सरकारी अफसर हूँ। मैं कभी अपने रुपयों का नाजायज इस्तेमाल नहीं करता। मैं चाहूँ तो एक फ़ोन कॉल करके इस केस को निपटा सकता हूँ, लेकिन हरगिज भी अपनी पोस्ट का फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। मगर इसका मतलब हरगिज नहीं कि उन जैसे लोग हमारी शराफत का फ़ायदा उठाए। जब पुलिस वाले को बाबा के बारे में पता चला तो उनके लहजे में खुद ब खुद इज्जत आ गई और वह बूढ़े और रोशनी को तो हवा ही खुश करने लगी थी। वह दोनों हमें कोई सीधे साधे लोग समझे थे जो उनकी ब्लैकमेलिंग में आकर जैसे तैसे 10 लाख रुपए अरेंज कर देते और इसीलिए उन्होंने मुझे अपना निशाना बना दिया था।